आज हम अध्ययन करेंगे भारत में ऊसर भूमियां और इन ऊसर भूमियों का सुधार। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और कृषि कार्य करने के लिए आवश्यक है कि अच्छी स्वस्थ भूमि उपलब्ध रहे। हमारे देश में भूमि का कृषि के अयोग्य हो जाना यह एक बहुत बड़ा कारण है। और यह अयोग्यता भूमि का ऊसर हो जाना या भूमि का अम्लीय हो जाना है। अकेले जो हमारा प्रदेश है यानी उत्तर प्रदेश, इसी प्रदेश में लगभग 11,50,000 हेक्टेयर भूमि, 11,50,000 हेक्टेयर भूमि ऊसर हो जाने के कारण कृषि क्षेत्र से बाहर है, यानी कि बेकार पड़ी है। इस पर कृषि कार्य संभव नहीं है। अगर 11,50,000 हेक्टेयर भूमि को सुधार दिया जाए और यह कृषि कार्य में इसका उपयोग होने लगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारा कृषि उत्पादन कितना बढ़ जाएगा। अगर संपूर्ण देश को देखा जाए तो संपूर्ण भारत में कुल 70 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता से यानी क्षारीयता से प्रभावित है। अब यह लवण क्या है? लवण उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि भूमि में जो घुलनशील क्षारीय लवणीय पदार्थ हैं यह जल में घुल करके मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। जब मृदा जलाक्रांत होती है, मृदा पे जल खड़ा हो जाता है लंबे समय तक, तो मृदा के अंदर जो लवणीय पदार्थ हैं यह मृदा में घुलनशील होते हैं, तो घुल करके मृदा में ऊपर आ जाते हैं। वाष्पीकरण की लगातार क्रिया के कारण जल तो वाष्प बन के उड़ जाता है, किंतु जो लवण है यह मृदा के ऊपरी सतह पर ही एकत्रित होता रहता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और लवण की अधिकता भूमि की ऊपरी सतह पर हो जाने के कारण यह मृदा लवणीय या क्षारीय हो जाती है। सामान्यतः हम जानते हैं कि प्रत्येक भूमि में लवण पाया जाता है। यह इसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। सामान्य भूमि में लवण की जो मात्रा होती है वह 0.1% तक विलेय लवण होते हैं। अगर 0.1% तक विलेय लवण है तो यह फसलों के लिए नुकसानदायक नहीं है, हानिकारक नहीं है। लेकिन जैसे ही इन लवणों की मात्रा 0.2% से अधिक हो जाती है, फिर इस प्रकार की जो भूमि होती है वह अधिकांश पौधों के लिए विषैली हो जाती है और इस पर कृषि कार्य करना संभव नहीं होता। और इस प्रकार की भूमि अपनी फसल उत्पन्न करने की जो क्षमता है वह खो देती हैं, समाप्त हो जाती है। ऐसी भूमि में खारापन आ जाता है और ऐसी भूमि को हम ऊसर कहते हैं। सामान्यतः ऊसर भूमि को 3 वर्गों में बांटा गया है। लवणीय भूमि यानी जिसमें केवल लवण पाए जाते हैं, लवण युक्त, दूसरा लवण युक्त क्षारीय भूमि, इसमें लवण और क्षार दोनों ही विद्यमान रहते हैं।
और तीसरा है लवणहीन क्षारीय भूमि या लवणहीन क्षारीय मृदा। इसमें लवण नहीं होता, केवल क्षार तत्व पाए जाते हैं। तो लवणीय मृदा या सलाइन सॉइल, यह जो भूमि होती है, इस प्रकार की भूमि में विलेय लवणों की अधिकता होती है और इसके कारण ये लवण अधिकांश फसलों की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। यह जो विलेय लवण होते हैं, यह भूमि की ऊपरी पृष्ठ पर सफेद पपड़ी के रूप में दिखाई देते हैं और इन लवणों में अधिकतर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के क्लोराइड्स और सल्फेट होते हैं। अर्थात कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड्स की अधिकता इसके अंदर होती है। इस मृदा का जो पीएच मान होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है मृदा के अंदर, वह पीएच हमेशा 8.5 से कम होता है। पीएच स्केल पर लवणीय भूमि की जो माप होती है वो 8.5 पीएच से कम होती है। साथ ही साथ जो विनिमयशील सोडियम होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम, इसकी मात्रा 15% से कम होती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की जो विद्युत चालकता होती है 4 मिलीमोस पर 4 मिलीमोस प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस प्रकार की जो भूमि होती है, इसको हम सफेद ऊसर कहते हैं। तो इसको पहचानने के 3 मुख्य बिंदु हैं। इसका पीएच मान हमेशा 8.5 से कम होता है। विनिमय सोडियम की मात्रा 15% से कम होती है, लेकिन संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिलीमोस प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा है लवणीय क्षारीय मृदा, यानी सलाइन अल्कलाइन सॉइल। इस मृदा में विलेय लवण और विनिमय सोडियम, इन दोनों की ही अधिकता होती है। दोनों ही पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विनिमय सोडियम इस मृदा में हमेशा 15% से अधिक पाया जाता है और मृदा पीएच परिवर्तनीय होता है, यह हमेशा बदलता रहता है। यह 8.5 से कम या 8.5 से अधिक भी हो सकता है। अगर क्षार की मात्रा अधिक है तो 8.5 से अधिक हो जाएगा। अगर क्षार की मात्रा कम है तो 8.5 से कम रहेगा। मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की जो विद्युत चालकता होती है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिलीमोस प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है, क्योंकि इसमें लवण पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश मृदाएं हैं हमारे प्रदेश की, तो ज्यादातर मृदा
लवण युक्त क्षारीय मृदा की कैटेगरी में आती है। तीसरे प्रकार की जो लवणीय मृदा है, लवणीय क्षारीय मृदा है, उसको कहते हैं लवणहीन क्षारीय मृदा। नाम से ही स्पष्ट है कि इस मृदा में, इस प्रकार की मृदा में लवण नहीं होता है, इसमें क्षार की अधिकता होती है। यानी इस मृदा में विनिमयशील सोडियम की अधिकता होती है। सोडियम कार्बोनेट जो लवण होता है उसकी इसमें प्रधानता होती है। विनिमयशील सोडियम हमेशा 15% से अधिक होता है और मृदा का जो पीएच मान होता है वह लवणहीन क्षारीय मृदा में 8.5 पीएच से लेकर के 10 पीएच तक होता है। इस मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की जो विद्युत चालकता होती है वह विद्युत चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा 4 मिलीमोल से कम होती है, क्योंकि इसमें लवण नहीं होता। साथ ही साथ इसकी एक पहचान और होती है कि लवणहीन क्षारीय मृदा के नीचे इस प्रकार की जो आच्छादित भूमि होती है लवणहीन क्षारीय मृदा से, उस भूमि की निचली सतह पर कंकड़ की परत होती है या कठोर परत पाई जाती है। यह इसका एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है। विनिमय सोडियम की अधिकता के कारण जो जैव पदार्थ होता है वह घुलकर वाष्पीकरण की क्रिया के साथ मृदा की ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। इसकी घोलक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है क्षार की अधिकता के कारण कि इसमें उपस्थित जो जीवाश्म पदार्थ होता है वह घुल जाता है और घुल करके मृदा की ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है, जिससे यह भूमि यानी कि लवणहीन क्षारीय मृदा से प्रभावित जो भूमि होती है वह काले रंग की दिखाई देती है। इसलिए इस प्रकार की मृदा को हम काला ऊसर भी कहते हैं। यानी लवणहीन क्षारीय मृदा को हम काला ऊसर के नाम से भी जानते हैं। हम तीनों के बारे में जान लिए। मृदाएं 3 प्रकार की हैं क्षारीय मृदा, जैसे लवणीय मृदा, लवण युक्त क्षारीय मृदा और लवणहीन क्षारीय मृदा। अब ये जो लवण और क्षार हैं, यानी लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा, इन दोनों में अंतर क्या है? अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न आते हैं। लवणीय और क्षारीय मृदा का अंतर भी पूछा जाता है। तो लवणीय मृदा क्या है? तो हमने आपको बताया कि लवणीय मृदा जो होती है इसमें सोडियम क्लोराइड्स और सोडियम सल्फेट की प्रधानता होती है। लवणीय मृदा में सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की प्रधानता होती है और क्षारीय मृदा में सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की प्रधानता होती है। ये पहला अंतर है। लवणीय मृदा में सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की प्रधानता होती है और क्षारीय मृदा में सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। दूसरा जो अंतर है वह है लवणीय मृदा का पीएच मान हमेशा 8.5 से कम होता है, जबकि क्षारीय मृदा का पीएच मान हमेशा 8.5 से अधिक होता है। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर, विनिमयशील सोडियम की मात्रा लवणीय मृदा में हमेशा 15% से कम पाई जाती है, जबकि विनिमयशील सोडियम की मात्रा क्षारीय मृदा में हमेशा 15% से अधिक होती है। चौथा अंतर यह है
कि लवणीय मृदा में घुलनशील लवण की मात्रा हमेशा 0.25% से अधिक होती है। जैसा हमने पहले ही बताया है कि सामान्यतः प्रत्येक भूमि में, हर प्रकार की भूमि में 0.1% तक लवण अगर पाया जाता है तो सामान्य भूमि होती है। लेकिन जैसे ही लवण की मात्रा 0.2% से अधिक होती है वह लवणीय भूमि हो जाती है। तो लवणीय भूमि में घुलनशील लवण की जो मात्रा होती है वह हमेशा 0.2% से अधिक होती है, जबकि क्षारीय मृदा में लवण होता नहीं है, इसलिए इसमें घुलनशील लवण की मात्रा हमेशा 0.2% से कम होती है। लवणीय मृदा को हम यांत्रिक विधियों से सुधार सकते हैं। अगर सुधारात्मक उपचार किए जाएं तो इसमें लवणीय मृदा को सुधारने के लिए सामान्यतः यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है, जबकि क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए यांत्रिक विधियों के साथ साथ हमें रासायनिक सुधारकों का भी प्रयोग करना पड़ता है। ये हमने जाना लवणीय क्षारीय मृदा का प्रकार और लवणीय और क्षारीय मृदा में अंतर। अब जो ये रेह उत्पन्न होना है, रेहीली भूमि जो उत्पन्न होती है या क्षारीय लवणीय मृदा बनती है, इस मृदा के बनने के कारण क्या क्या है? क्योंकि जब तक हम कारण के बारे में नहीं जानते हैं कि किन किन जानेंगे, क्योंकि किन किन कारणों से लवणीय क्षारीय मृदा बनती है तब तक उसका उपचार करना संभव नहीं है। तो हम एक दृष्टि रेह उत्पन्न होने या क्षारीय एवं लवणीय भूमि बनने के कारणों पर डालते हैं। तो ज्यादातर लवणीय और क्षारीय मृदाएं सामान्यतया शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की मृदाएं ज्यादातर शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं के जो बनने के कारण हैं, तो पहला कारण है शुष्क जलवायु। जैसा कि हम जानते हैं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और वहां का तापमान अधिक रहता है। अब कम वर्षा के कारण लवणों का निक्षालन जल में घुल करके आर्द्र क्षेत्रों की भांति मृदा की अधिक गहराइयों तक नहीं हो पाता है और तीव्र वाष्पीकरण के कारण, चूंकि शुष्क क्षेत्र है तो वाष्पीकरण की गति यहाँ तीव्र होती है। इसके कारण लवणों का जो संचयन होता है वो मृदा की सतह पर होता रहता है। पानी हुआ, लवण घुल करके नीचे नहीं गए, ऊपर ही रहे। वाष्पीकरण के द्वारा पानी तो ऊपर चला गया, लेकिन ये लवण जो है वो मृदा की ऊपरी सतह पर ही इकट्ठे होते रहे। इसलिए शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में लवणीय क्षारीय मृदा की प्रधानता होती है। दूसरा है त्रुटिपूर्ण जल निकास। भूमि के अंदर कुछ गहराई पर कठोर परत का होना या कंकड़ की तह का होना वर्षा के जल को, जिसमें लवण घुले रहते हैं, ये नीचे जाने से रोक देते हैं। कठोर परत अगर नीचे होती है भूमि के अंदर या कंकड़ की परत होती है, वर्षा होने के बाद लवण उसमें घुलता है और घुल करके लीचिंग के द्वारा मृदा के आंतरिक सतहों में उसको जाना चाहिए। लेकिन कठोर सतह और कंकड़ की परत नीचे होने के कारण यह जल नीचे नहीं जा पाता है और वाष्पीकरण की क्रिया चूंकि तीव्र रहती है, चालू रहती है, इसलिए यह जो लवण होते हैं या भूमि की ऊपरी सतह पर वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल के नष्ट होने के बाद, उड़ जाने के बाद यह लवण
मृदा की ऊपरी सतह पर एकत्रित होते रहता है। ऐसे स्थानों के निकट अगर कोई झील, तालाब या निचली भूमि होती है जहां पर जल हमेशा भरा रहता है और अपने आसपास की भूमि के जल स्तर को ऊंचा उठाए रखता है, अतः वर्षा के अधिकांश महीनों में ऐसे स्थानों में केशिका क्रिया निरंतर चालू रहती है और भूमि तल पर खनिज लवण परत के रूप में एकत्रित होते चले जाते हैं, क्योंकि निछालन की क्रिया नहीं होने के कारण जल में घुल करके ये लवण मृदा के आंतरिक सतहों में नहीं पहुंच पाते हैं। तीसरा कारण है लवण युक्त पानी द्वारा सिंचाई। समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वो हमेशा क्षार युक्त पानी के संपर्क में होते हैं और इसके कारण समुद्र तट की जो भूमियां होती हैं वो रेतीली हो जाती हैं। अन्य स्थानों में जहां कुओं का पानी अत्यंत खारा रहता है, उस पानी से सिंचाई करने पर भी भूमि रेतीली हो जाती है। नहरी पानी से लगातार सिंचाई करने से भी भूमि लवणीय हो रही है, क्योंकि इस पानी में लवण की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। चौथा कारण है नहर व अस्थायी जलाशय। जिन क्षेत्रों से नहर भूमि की ऊंची सतह पर बहती है, तो वहां आसपास की भूमि के पानी के तल को वह इतना ऊंचा उठा देती है कि वह केशिका क्रिया के प्रभाव के भीतर रहती है और खनिज लवण भूमि के तल पर एकत्रित होते रहते हैं। अस्थायी जलाशय भी निकटवर्ती भूमि को इस विधि द्वारा ऊसर बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि नहरों में लगातार जल भरा रहता है या तालाबों में भरा रहता है, जिसके कारण वहाँ का भौमिक जल स्तर होता है वो बहुत ऊंचा होता है और पानी लीचिंग के द्वारा नीचे नहीं जा पाता। वाष्पीकरण की क्रिया निरंतर होती रहती है, जिसके कारण नहरी क्षेत्रों में या अस्थायी जलाशय वाले क्षेत्रों में जल वाष्पीकृत होकर उड़ता है, लेकिन उसमें घुला हुआ जो लवण होता है वो नीचे नहीं जा पाता, पृथ्वी के मृदा के आंतरिक सतह में नहीं जा पाता और भूपृष्ठ पर इकट्ठा होता रहता है, जिसके कारण मृदा लवणीय हो जाती है। पांचवा है सिंचाई की अधिकता। खेत में जब हम निरंतर अधिक पानी लगाते हैं, आवश्यकता से ज्यादा पानी लगाते हैं, तो यह पानी लीचिंग द्वारा नीचे जाता रहता है, लेकिन इस क्रिया में जो हानि होती है वह ये होती है कि भूमि का जल स्तर धीरे धीरे ऊपर हो जाता है। यह बुराई ज्यादातर नहरी क्षेत्रों में उन स्थानों पर पाई जाती है जहां खेत को तोड़ विधि द्वारा सींचते हैं। छठवां है क्षारीय उर्वरकों का अगर हम लगातार प्रयोग करते हैं तो उनके क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग करने के कारण उसमें अन्य पोषक तत्वों का तो पौधे अवशोषण करते रहते हैं, लेकिन जो उनका क्षार तत्व होता है वह मृदा में अवशेष के रूप में पड़ा रहता है और धीरे धीरे इनकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि ये भूमि को क्षारीय लवणीय क्षारीय बना देते हैं। सातवां कारण है भूमि का ऐसी चट्टानों के द्वारा निर्मित होना जिन चट्टानों की प्रकृति ही लवणीय क्षारीय है। अब चूंकि उनकी प्रकृति ही लवणीय है, इसलिए इस प्रकार की चट्टानों से जो निर्मित भूमि होती है वह भी लवणीय और क्षारीय होती है। साथ ही साथ जो नौवां कारण है वह है मृदा के नीचे अभेद्य परत का होना,
जिसके कारण लवणों का निक्षालन मृदा की आंतरिक सतहों में नहीं हो पाता है और यह लवण मृदा की ऊपरी सतह पर बने रहते हैं और धीरे धीरे इनकी अधिकता होती रहती है, जिसके कारण भूमियां लवणीय और क्षारीय हो जाती हैं। तो ये लवणीय भूमि बनने के कारण हैं। अब वास्तव में ऊसर भूमि जो है यह पौधों को किस प्रकार से हानि पहुंचाती है, यानी ऊसर भूमि पौधों के लिए घातक क्यों है, यह जानना आवश्यक है। तो अधिकांश फसलें हम जानते हैं, ऊपर भी बताया गया है कि अधिकांश फसलें ऊसर भूमि में उगती नहीं हैं। ऐसी भूमि में या तो उनकी बढ़वार मंद रहती है या वे सूख करके नष्ट हो जाते हैं। फसलों पर रेह के प्रभाव की जो प्रतिकूल क्रिया होती है वो वास्तव में भौतिक होती है। इसका संबंध मुख्यतः मृदा विलयन की शोषण शक्ति से रहता है। हम जानते हैं मृदा के अंदर सभी पोषक तत्व जल में घुल करके एक विलेय के रूप में रहते हैं और पौधे उसी जल को अवशोषित करते हैं। तो भूमि से जड़ की कोशिकाओं में पानी सफलतापूर्वक तभी पहुंचता है, यह विलेय पदार्थ पौधे अपने जड़ के द्वारा तभी ले पाते हैं जबकि कोशिकाओं के रस की जो शोषण शक्ति होती है वह मृदा विलयन की शोषण शक्ति से अधिक हो। अर्थात पौधों के अंदर का जो कोशिकाओं में उपस्थित सेल सैप है, कोशिका द्रव्य है, वह कोशिका द्रव्य जल में जो घुलनशील, मृदा में घुलनशील विलेय जो जल है उससे अधिक गाढ़ा हो। लेकिन जैसे ही विलेय लवणों की भूमि में अधिकता हो जाती है तो मृदा विलयन जो है यह कोशिका विलयन से अधिक गाढ़ा हो जाता है और चूंकि जड़ों के आसपास मृदा विलयन गाढ़ा हो जाने के कारण जड़ों के आसपास का ऑस्मोटिक दबाव बढ़ जाता है, जिससे जड़ों के अंदर उपस्थित जीव द्रव्य से पानी उल्टा मृदा विलयन में आने लगता है। यानी जो जल मृदा के अंदर, मृदा से पौधे के अंदर जाना चाहिए, यह क्रिया उल्टी होने लगती है और मृदा से, पौधों से की जड़ों से जल मृदा विलयन में आने लगता है। ऐसी दशा में जो जड़ें होती हैं वो पानी सोखना बंद कर देते हैं और पानी के अभाव में पौधे मर जाते हैं। मृदा विलयन गाढ़ा होने से पौधों को पानी की कमी हो जाती है और वो मृत हो जाते हैं। इसके अलावा रेहेली भूमि में मिट्टी का जो घोल होता है वह अत्यंत ही खारा हो जाता है, जिसके कारण पौधों की छाल बनाने वाले ऊतक जो होते हैं वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, छिल जाते हैं और इसके कारण भी पौधों की बढ़वार रुक जाती है। साथ ही साथ क्षार की अधिकता के कारण भूमि की जो बनावट होती है वह भी बिगड़ जाती है और ऐसी भूमि में वायु और जल
इन दोनों का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाता, संचार नहीं हो पाता है, जिसके कारण पौधों की बढ़वार रुक जाती है। और साथ ही साथ इस प्रकार की जो मृदा होती है उसमें फास्फोरस, लोहा, कॉपर, जिंक, मैग्नीज आदि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी उपलब्धता भी कम हो जाती है, जिसके कारण पौधों का वृद्धि और विकास यह दोनों ही प्रभावित होता है। लवणीय और क्षारीय मृदाओं का सुधार, तो हमने ऊपर जाना कि रेह उत्पन्न होने के कारण क्या है और यह ऊसर भूमि पौधों को किस प्रकार हानि पहुंचाती है। तो जो कारण है जैसे शुष्क जलवायु, त्रुटिपूर्ण जल निकास, लवण युक्त पानी से सिंचाई, नहर व अन्य अस्थायी जलाशय, सिंचाई की अधिकता, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदा, भूमि के नीचे अवैध परत का होना, अगर हम इन कारणों को नष्ट कर दें तो भूमि को सुधारा जा सकता है। क्षारीय और लवणीय मृदा के सुधार के लिए हमको कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं और उन योजनाओं में कुछ बातों की जानकारी हमको करनी पड़ती है। जैसे भूमि का गुण कैसा है, जिस जल से हम सिंचाई करते हैं उस जल की विशेषताएं क्या क्या हैं। मूल क्षेत्र में यानी जहां जड़ें फैलती हैं मृदा के अंदर, उसमें लवणों की सांद्रता कितनी है। भूमि का जल स्तर, मृदा के अंदर जो जल है, भूमि के अंदर जो जल है उसका जल स्तर कैसा है, यानी कितनी गहराई पर उपस्थित है जल। उस क्षेत्र में जल निकास की दशाएं कैसी हैं। मृदा कोलाइड का विनिमय सोडियम का प्रतिशत कितना है मृदा कोलाइड में, और मृदा का पीएच मान क्या है। इन 7 चीजों की जानकारी लवणीय क्षारीय मृदा के सुधार के लिए इकट्ठा करना आवश्यक होता है। हम जानते हैं कि लवणीय या रेतीली भूमियों में विलेय लवणों की अधिकता होती है और निक्षालन की क्रिया द्वारा इसको हम आसानी से सुधार सकते हैं, जबकि क्षारीय मृदाओं में विनिमय सोडियम की अधिकता होती है और इन मृदाओं को निक्षालन के साथ साथ रासायनिक और जैविक विधियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए भूमि सुधारकों जैसे जिप्सम, पायराइट इत्यादि का प्रयोग करते हैं क्षारीय भूमियों के सुधार के लिए। तो लवणीय और क्षारीय भूमियों के सुधारने की जो विधियां हैं उनको हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि के अंतर्गत निक्षालन कराना, भूमि की ऊपरी सतहों से लवणीय मृदा को खुरच कर निकालना, लवणों को पानी में घोल करके बहाना, जल निकास में सुधार करना, खाई खोदना और मृदा के नीचे उपस्थित जो सख्त कठोरता है उसको तोड़ना। ये 6 विधियां इसमें सम्मिलित हैं। रासायनिक विधियों में जिप्सम का प्रयोग करते हैं, पायराइट्स का प्रयोग करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं, लाइम सल्फर का प्रयोग करते हैं। जैविक विधियों द्वारा लवणीय क्षारीय मृदा की सुधार के लिए
एल्गी का प्रयोग करना, सत्यानाशी खरपतवार का प्रयोग करना या जैविक खादों का प्रयोग करना। कर्षण क्रियाओं के अंतर्गत विशेष भूपरिष्करण क्रियाएं करना, सिंचाई करना, लवण प्रतिरोधी फसलों को उगाना, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करना और लवण को सहन करने वाली फसलों का फसल चक्र में उचित प्रयोग स्थान देना, उचित फसल चक्र का प्रयोग करना। अन्य क्रियाओं में सीरे का प्रयोग है, छाछ का प्रयोग है। इस प्रकार लवणीय और क्षारीय मृदा को सुधारने की ये 5 विधियां हैं, यानी आंतरिक विधियां, रासायनिक विधियां, जैविक विधियां, कर्षण क्रियाएं और अन्य क्रियाएं। इन 5 क्रियाओं के द्वारा हम लवणीय और क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। इसको हम कल पढ़ेंगे।